हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस प्लेलिस्ट में हमने लास्ट वीडियो में एसआरटीएफ देखा था विद प्रीएम्पशन। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम राउंड रॉबिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं विद प्रीएम्पशन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउंड रॉबिन क्या होती है, कैसे वो काम करती है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उसके। ये सारे हम राउंड रॉबिन के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो टाइम क्वांटम के हिसाब से एग्जीक्यूट होती है। वो कैसे होगी मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे क्राइटेरिया हमारे पास क्या होता है, टाइम क्वांटम। ठीक है, अब दो स्टेट होती है, एक रेडी स्टेट होती है और एक रनिंग स्टेट होती है। अब क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं मोड है, वो प्रीएम्पशन मोड है राउंड रॉबिन में। ऑफ कोर्स राउंड रॉबिन में नॉन प्रीएम्पशन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टाइम क्वांटम के हिसाब से प्रोसेसेस चेंज होते रहते हैं। तो चेंज होने की वजह से ही जो हमारा रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट है, ये दोनों आपस में प्रोसेसेस को इंटरचेंज करते रहते हैं। कि मान लो जो प्रोसेस इसके पास आई है रेडी क्यू में, वो रनिंग क्यू में चली जाएगी। फिर रनिंग क्यू में जो टाइम क्वांटम है उतना उसको वो कवर अप करेगी, फिर दोबारा से वो रेडी स्टेट में चली जाएगी। मतलब कोई दूसरा प्रोसेस आएगा तो उसको वो एग्जीक्यूट करेगी, फिर वो दूसरे प्रोसेस को रेडी क्यू में डाल देगी। इसी तरीके से हमारा सर्कल चलता रहता है। तो इसी को राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो क्यूज बनाएंगे, एक रेडी क्यू और एक हमारा जो है गैंट चार्ट यानी रनिंग क्यू। ठीक है, एग्जीक्यूशन क्यू जिसको हम कहते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमें अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दे रखा है। तो इसका क्राइटेरिया भी क्या है, इसको हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि अराइवल टाइम मतलब कौन से यूनिट पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। उसके बाद हम बर्स्ट टाइम से एग्जीक्यूट करेंगे टाइम क्वांटम की मदद से। ठीक है, तो अब देखो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे रेडी क्यू में हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब 0 पे कौन कौन से प्रोसेसेस पहुंच गए। 0 पे अराइवल टाइम अगर हम देखें तो P1 का 0 है, P2 का 1 है, P3 का 2 और P4 का 4 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो P1 है वो रेडी क्यू में पहुंच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे P1 हम लिख देंगे। P1 हमने यहाँ पे लिख दिया। P1 लिखने के बाद अभी तो ये रेडी क्यू में आया, इसको हम रनिंग क्यू में डाल देंगे। ठीक है, P1 यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि टाइम क्वांटम हमारा 2 है, देखो टाइम क्वांटम आपको हर क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो उसकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो टाइम क्वांटम 2 है, मतलब हम इसको 2 यूनिट तक चलाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने 2 यूनिट तक चलाया, तो अब देखोगे 2 यूनिट तक हमारे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P2, P3 और P1। P1 तो खैर हमने एग्जीक्यूट कर ही दिया। P2 और P3 अब नए हमारे पास नए प्रोसेसेस आ गए हैं 2 यूनिट के अंदर अंदर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रेडी क्यू में डालेंगे पहले। तो यहाँ पे P2 और P3 को हमने रेडी क्यू में डाला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखो इसको 2 टाइम क्वांटम तक हमने इसको चलाया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको जो भी दो हमारे पास नई प्रोसेसेस आई हैं उसके पीछे हम इसको दोबारा से लगा देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नाम की एक चीज होती है जिसमें एक प्रोसेस P1 है, P1 अपना टाइम क्वांटम पूरा करेगी। अगर उसका बर्स्ट टाइम 2 होता तो P1 वहीं एग्जीक्यूट हो जाती, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम 5 है, तो अभी ये प्रोसेस बचा हुआ है। ठीक है, तो बचा हुआ है, इसीलिए जो दो प्रोसेसेस आई हैं उसके बाद ये लगेगा ताकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो पाए। क्यों? क्योंकि अगर हम P1 को दोबारा एग्जीक्यूट कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए P1 के बाद हम P2 और P3 लिखेंगे, क्योंकि उनका अराइवल टाइम 1 और 2 है। अब इन दोनों के अराइव होने के बाद फिर दोबारा से P1 एग्जीक्यूट होगा, तभी तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। मतलब P1 के बाद P2 आ गया, फिर P2 के बाद P3 आ गया, फिर P3 के बाद फिर P1 आ गया। तो ऐसे करते करते हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज होंगी और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमें एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद P1 हमने यहाँ पे लिखा। P1 लिखने के बाद P1 तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं P2 के पास।
तो P2 के पास अगर हम आए तो 2 क्वांटम तक हमने चलाया तो 4 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 5 में से 2 गए 3 बचे। अब इसको काटेंगे, 4 में से 2 गए 2 बचे। ठीक है, अब देखो चौथे नंबर पे हमारे पास कोई प्रोसेस है? हाँ, चौथे नंबर पे हमारे पास P4 आ गई है। तो अब देखो P1 हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद P2 एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। ठीक है, P2 हमने एग्जीक्यूट कर दी, P2 हमने एग्जीक्यूट कर दी, उसके बाद P4 नया प्रोसेस आया। तो P1 के बाद हम P4 लिखेंगे, P4 के बाद हम P2 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी रेडी क्यू अभी ऐसी बन गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, P2 हमने एग्जीक्यूट करवा दी, P2 हमने एग्जीक्यूट करवा दी। अब 4 नंबर पे, ठीक है, P2 हमने एग्जीक्यूट करवा दी है। ठीक है, हाँ सही है। उसके बाद 4 पे देखेंगे कोई और प्रोसेस है? नहीं, और तो प्रोसेस कोई नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे P3 को। ठीक है, P2 यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करवा दी, P3 को हमने देखा, P3 उसके बाद यहाँ पे 2 है तो ये तो पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, P3 पूरी खत्म, यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखेंगे 6 के बाद हमारे पास कोई नया प्रोसेस आया? तो यहाँ पे 6 पे हमें कोई नया प्रोसेस नहीं आया। ठीक है, तो 6 पे हमारे पास कोई नया प्रोसेस नहीं है, तो इसीलिए हम P1 को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, P1 जो हमारे पास थी हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब फिर से 2 टाइम क्वांटम पे हम इसको चलाएंगे तो ये 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आ गया, P1 भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें सॉरी 3 था, यहाँ पे 1 आया क्योंकि 3 में से 2 गए, 1 बचा ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे P2 की जगह यहाँ पे P1 आ जाएगा। ठीक है, तो P1 आ गया एंड में रेडी क्यू में। अब P1 हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर दिया, उसके बाद हम देखेंगे P4। ठीक है, अब P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो 1 है, लेकिन टाइम क्वांटम हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 यूनिट। तो जरूरी नहीं है कि अपने 2 ही चलाने, अगर 2 चलाओगे तो 9 to 10। ठीक है, 9 to 10 तो हमारा सीपीयू आइडल होगा, आइडल तो हमने रखना नहीं है, तो इसलिए हम उसको 1 यूनिट चलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 9 हो गया, तो हमारा P4 भी एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रोसेस क्या है, P2। तो यहाँ पे P2 पे देखेंगे, P2 कितना बचा है, 2, तो ये भी पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया था। अब P1 बचा है, तो P1 को दोबारा से हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये यहाँ पे 12 आ गया। तो देखो इस तरीके से हमारा रेडी क्यू और गैंट चार्ट दोनों तैयार हो गए। ठीक है, अब वही जो हम पहले वाले क्वेश्चंस में करते थे उसमें क्या करेंगे, अब देखो सीटी निकालना है, तो सीटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इन द सेंस कि देखना है कि कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ। तो P1 कब कंप्लीट हुआ, P1 कंप्लीट हुआ 12 पे। ठीक है, P2 कब कंप्लीट हुआ, P2 कंप्लीट हुआ 11 पे। उसके बाद P3 कब कंप्लीट हुआ, P3 हुआ 6 पे। P4 कब हुआ, P4 हुआ 9 पे। ठीक है, तो 9 पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब TAT का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है CT माइनस 80। तो TAT का क्या है, CT माइनस 80। तो 12 में से 12 गए 12, 11 में से 1 गए 10, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 4 गए 5। ठीक है, और WT का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है TAT माइनस BT। तो WT का क्या लिखेंगे, TAT माइनस BT। तो 12 में से 5 गए 7 बचे, 10 में से 4 गए 6 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे, 5 में से 1 गया, कितने बचे 4। ठीक है, तो अब रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे हम। ठीक है, तो अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि जो हमारा सीपीयू है उसको जो प्रोसेस है वो कब मिली। ठीक है, या प्रोसेस को सीपीयू पहली बार कब मिला। तो P1 को कब मिला, 0 पे, तो 0 माइनस 0 0। ठीक है, उसके बाद P2 को कब मिला, 2 पे, तो 2 माइनस 1 1। ठीक है, P3 को कब मिला, 4 पे, 4 माइनस 2 2। उसके बाद P4 को कब मिला, P4 को मिला 8 पे, 8 माइनस 4 4। ठीक है, तो ये हमारा राउंड रॉबिन का न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है
तो इसका टोटल करके आप डिवाइड बाय 4 कर सकते हो। ये जितने भी आपके नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे 4 प्रोसेस है तो आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे। बाकी रेडी क्यू और गैंट चार्ट दोनों इसमें बनेगी, वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे रेडी और रनिंग में रेडी क्यू और रनिंग क्यू में प्रोसेसेस इंटरचेंज होती रहेंगी, ठीक है, जब तक वो पूरी एग्जीक्यूट ना हो जाए। उसके बाद हमारा आता है क्राइटेरिया, जो कि टाइम क्वांटम है, वो मैंने बता दिया आपको। तो ये न्यूमेरिकल राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का यही कंप्लीट होता है। बाकी एवरेज वगैरह निकालना है वो तो आप निकाल ही सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और तरीके की सीपीयू शेड्यूलिंग बताऊंगा, जिसमें हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी आती है। प्रायोरिटी में बेसिकली क्या होता है कि वो प्रायोरिटी डिसाइड करती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।